एक लड़की को भागकर शादी करना कहाँ तक सही है। ट्रेन के एसी कोच में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला था और नया सिम कार्ड डालने चाहती थी, लेकिन उसके पास सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं था। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और सीट के नीचे से अपना बैग निकालकर उसके टूल बॉक्स से पिन ढूंढकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद फिर से वह इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने मोबाइल देखकर उससे कहा कि सिम अभी एक्टिव नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल की वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम खरीदा है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम से होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में ही रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली कोई काम नहीं है, ना मेरा घर है वहाँ तो मैंने उत्सुकता से ही पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए मैं आज़ाद। लड़का बोला, आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, आखिर किस कैद में थी ये कमसीन उल्लड़ सी लड़की? तो लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने ऐसा हंसते हुए पूछा, अकेले भाग रही हो आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। लड़का बोला, कौन? मैंने प्रश्न ख़त्म नहीं होते रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेगा और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? लड़का बोला। उसने कहा, हाँ जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की थी। ये बात सुनकर वो खुश हो गई और बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कहाँ, कब, कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ हम बहनें हों, या हो भी सकता है कि बहनें ना हो और दो चार मुस्टंडे भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, सबीना, अंजलि, कुछ भी। बहुत बात होने लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई हो? बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? मैंने काउंटर किया। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उससे बताया कि मेरी उम्र 28 साल है, यानी 10 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग भी रहा है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्र मैंने पहली बार देखा। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उसने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ।
मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा। ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है, उसने तुम्हें इस तरह अकेले रवाना होने दिया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने भी हामी भरी, बोली, हाँ, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी 5 साल को हो चुकी है, एक बेटी है 2 साल की, ये देखो उसकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बेटी की तस्वीर देखते हुए उसने मुंह से निकला, ओ सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब ये पैदा हुई तब वह कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी, मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद जॉब छोड़ दी और अपने कस्बे में काम करने चला लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ दी? क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, कॉफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरने के बाद एक लंबी अवधि के बाद रख सकते थे, उस वक्त से मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से किसी को चुनना था, आलीशान रहन सहन, नौकरी या परिवार। मैंने अपने परिवार को चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस आ गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इंप्रेसिव पर्सन। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा आपका वो वक्त? उसने हर सवाल को, हर बातों में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन की शिकार पर है, बिल्कुल नासमझ मासूम। उसने बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की थी, उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दिया था। उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया था? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने की कुछ भी वजह हो सकती है, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल, कबीला, घर परिवार, नस्ल या नक्षत्र, इनमें से कोई काट होती है तो जिसमें इस्तेमाल से जुड़े हुए रिश्ते की डोर तो काटा जा सकता है। बिल्कुल सही, लड़की ने कहा। लड़की सहमति दर्ज कराते हुए आगे पूछने लगी, फिर आपका क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। मैं वहीं से अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चल। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, भाग चलो। मैंने मना कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत और शान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की की पूरा कुल धुल जाता है। फिल्मों में नायक ये होता है जो अपनी प्रेमिका को भगा ले जाता है, और वास्तव जीवन में प्रेमिका को भगाकर शादी करने वाला नायक ही माना जाता है। लड़की भागने वाले लड़के के दोस्त ने उस लड़के को दर्जा बुलंद हो जाता है, भागने वाले लड़का हीरो माना जाता है, लेकिन उसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले में लड़के उसे चालू किस्म की कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्द को उस लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाले लड़के आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाए तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं हटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की में ये तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन समाज में तो यह सही है ना। ये नज़रिया गलत नहीं है, मगर अस्तित्व में है। लोगों के अवचेतना मन में भागने वाली लड़की की भद्दी तस्वीरें होती हैं। मैं तुम्हारे पीठ को छलनी करके सुखी नहीं रह सकता, तुम्हारे माँ बाप को दुखी करके और अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। लड़का बहुत ही समझदार था। उसने लड़की को बहुत प्यार से समझाया और वह मान गई। तब लड़का अपना नया जीवन फिर से शुरू करता है और वह अपने दांतों के नीचे होठ दबाने लगी, पसीने आने लगे। उसने पानी की बोतल खोली, ढक्कन खोलकर एक घूंट अंदर सरकाया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती, इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप की समान ही है, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? फिर लड़का बोला, हमारी शादी ऐसे हुई। लड़के ने बताया, खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी और लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड का मतलब होता है, लड़की ने पूछा, डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास नंद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारी रीत है। लड़का भी इस रीत में अदायगी का पक्षधर था। वो भी सगाई मैंने ये इनके प्रकरण तुड़वा डाली। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाते। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप का फैसला हमेशा सही हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेम में जोड़े
आपकी पसंद सही हो, दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। मतलब की बात यहाँ है कि कौन ज़्यादा समझदार और वफादार। लड़की ने फिर से पानी की घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क किया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो। औलाद और माता पिता दोनों की सहमति सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। अभी उसने पूछा, क्या है इश्क? इश्क का सही अर्थ क्या होता है? मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई हो, ये इश्क है। तुमने अकल का दखल नहीं दिया, यह इश्क है। नफ़ा नुकसान नहीं सोचा, यह इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी की फितूर की से बिल्कुल खाली था। उस खाली स्पेस में इश्क इंस्टॉल कर दिया। इस इश्क को इंस्टॉल किया, वो इश्क में नहीं है। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियार हीरोइन में है। जो इश्क में होता है वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये भी मुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, जबकि उसका असली नाम केस था, जो नहीं इस्तेमाल किया गया जा। वो शातिर होता तो कयास से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाली डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया तो कोई जोगी भी बन गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया। लालच, वासना और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए, यानी तुम्हारा इश्क में तृष्णा की मिलावट हो गई। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, अकल सैयार है सो भैंस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद और ना हकीम। लड़की अचानक से खोसी गई और खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम खामोश में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर मैंने जरा जारी रखा। मैंने कहा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने प्रेमी को अंजाम कर देख लेना था। उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता है, दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले में तीसरे लौंडे अपने इश्क को पा लेते हैं। वो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह से स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरा रंग बदल गया, ऐसा लग रहा था अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन में नज़र उसकी तरफ ही थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से कहाँ निकल गई थी और कहाँ पहुँच गई थी। उसके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी, देखा सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाल कर फाड़ कर फेंक दिया। मुझे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया, उसने नंबर डायल करके और कहा सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पापा फ़ोन पर बेटे को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावना का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दिया, पिन मुझे वापस कर दी। दोस्तों कैसी लगी है कहानी? इस बारे में हमें अपनी विचार नीचे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। हमारी पोस्ट को ईमेल से पाने के लिए आप हमारा फ्री ईमेल सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस लड़के ने उस लड़की की ज़िंदगी बदल दी, सच।